हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा अगला टॉपिक प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। तो आप देख सकते हैं अभिकथन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। अभिकथन बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। और कारण है इसका, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो कारण इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका डी राइट हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर क्या है, सत्य है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। भारत दो दलीय व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। और कारण है, जन आधारित अभियान वाले आने वाले वर्षों में अधिक असर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अगला है हमारा, फिर कथन और कारण से संबंधित है। भारत में सामान्यतः मंत्रिपरिषद एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है और मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि भारत में जो मंत्रिपरिषद का एक त्रिस्तरीय ढांचा जो होता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, इसे ही त्रिस्तरीय ढांचा कहा जाता है। इसमें मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों से बनता है, न कि अन्य मंत्रियों से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पीएमओ के संबंध में कौन सा राइट है, तो इसका पहला राइट हो जाएगा, यह 1977 में अस्तित्व में आया था और इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट सचिव नहीं मुख्य सचिव होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए पहला इसको सी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है पीएमओ से आशय भारत के प्रधानमंत्री से सीधे नीचे आने वाले नज़दीकी अधिकारी व कर्मचारी समूह से है। प्रमुख सचिव, ठीक है, प्रमुख सचिव जो होता है इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है और निवर्तमान सचिव नृपेंद्र मिश्र जी हैं। और 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, जिसे मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। अर्थात पीएमओ कार्यालय 1977 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और कारण है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो इसका केवल एक सही है, क्योंकि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा, पहला राइट है। सामूहिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि 75 क्लॉज 2 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसलिए कथन फर्स्ट सही है, जबकि सेकेंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय रचना होती है और कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी। ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है, क्योंकि राज्य में जो मंत्रिपरिषद है प्राय बहुसदस्यीय
या बहुस्तरीय रचना होती है और कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, न कि सभी मंत्री। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सत्य है, किंतु कारण क्या है? असत्य है। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75 एक में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन दिया गया है, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियुक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। अगला है, मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल के फेरबदल करने का अधिकार किसमें केंद्रित होता है? तो मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में जो फेरबदल करने का अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री में केंद्रित होता है। मंत्रिमंडलीय शासन में प्रधानमंत्री का विशिष्ट स्थान होता है, वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट होने पर उससे त्यागपत्र मांग सकता है और प्रधानमंत्री के ही कार्य कैबिनेट के कार्य होते हैं। मंत्रिमंडल की कार्यवाही गुप्त रहती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। इसका जो है पहला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। पहला रॉन्ग हो जाएगा इसमें। दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं या प्रधान होते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है तीसरा भी। और फोर्थ है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य ना होते हुए भी प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन आने वाले 6 मंथ यानी 6 महीने तक उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यानी आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और आर्टिकल 75 एक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री संसद का उस समय सदस्य होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक गलत रीति से सूचीबद्ध किया गया है? तो देख लेते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, बिल्कुल ये भी राइट स्टेटमेंट है। और वह भिन्न विभागों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करता है, से भी राइट हो जाएगा। और डी है, वह संसद की विभिन्न स्थायी तथा तटस्थ समितियों का सभापतित्व करता है। भाई सभापतित्व प्रधानमंत्री का काम नहीं है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसद की विभिन्न जो स्थायी और तटस्थ समितियों का जो सभापतित्व होता है वो स्पीकर होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री जिसे कहेंगे उसे नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। यहाँ पर भी राष्ट्रपति के कृत्य मात्र औपचारिक हैं। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री संसद की विभिन्न स्थायी तथा तटस्थ समितियों का सभापतित्व नहीं करता है, वो काम स्पीकर का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में और 2003 और 2004 में पूछा गया है। अगला है हमारा, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा का, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा
बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आर्टिकल 75(3) क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसीलिए ये लोग साथ में जीते हैं और साथ में डूबते हैं। ये लोकसभा के बारे में कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। यानी जिस भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन में 50 सदस्यों की सहमति जो है लिखित रूप में होनी चाहिए। अगला हमारा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और उसकी व्याख्या भी सही है। ऐसा विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर जो है प्रतिबंध लगाती है। संसद द्वारा पारित किए गए 91 ठीक है 91वां संविधान संशोधन 2003 अब केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार को ठीक है सदस्य संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है। ऐसा मंत्रिपरिषद के स्थान पाने की संभावना में निर्दलीय और विपक्ष पार्टियों के विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो कौन करता है? आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? इसका बी राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अनुसार। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। फोर्थ आर्टिकल 74 का संबंध इससे नहीं है, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह संविधान के आर्टिकल 75(3) में उल्लिखित है, जो यह सिद्ध करता है कि यह एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है। ठीक है, कभी भी जब मंत्रिपरिषद को लगे कि लोकसभा में बहुमत की स्थिति अस्थिर हो रही है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और समस्त मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देते ही समाप्त हो जाती है। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। 92, 93, 94, 2012 लगातार पूछा गया है। अगला है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति है? तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद की त्यागपत्र देने के उपरांत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए प्रधानमंत्री द्वारा विघटन की मांग से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्रिपरिषद विद्यमान नहीं है। यथा संशोधित आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद के अनुरोध पर कार्य करना होगा, चाहे ऐसा अनुरोध अनुचित ही क्यों न हो। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के द्वारा संवैधानिक तंत्र की विफलता की बाबत उद्घोषणा तब करता है जब किसी भी कारणवश किसी राज्य में संवैधानिक सरकार नहीं चल सकती है। अगला है हमारा भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संशोधित करेगा।
तो किसको करता है? राष्ट्रपति को, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का जो मुखिया होता है, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को ही संबोधित किया जाता है। आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देता है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे स्वीकृति कर देते हैं, अर्थात अस्वीकृति भी करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है। आप देख सकते हैं भारत सरकार का कोई मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है यदि कोई नागरिक मंत्री बन जाता है और संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। संविधान के उपबंध है कि कोई व्यक्ति 6 माह तक संसद सदस्य बने बिना भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंदर उसे पद जो है स्वीकार करना पड़ता है, यानी सदस्य बनना पड़ता है, तब भी वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन अगर जिस भी सदस्य वह नहीं है, अगर वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन जिस सदन का वह सदस्य नहीं है उस सदन में वोटिंग नहीं कर सकता, भाग ले सकता है। अगला है हमारा, इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? तो पूरी मंत्रिपरिषद जो भंग नहीं होती है वो ऑप्शन है आपका, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे, ठीक है, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद को भंग करना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते तो उसके साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यानी पहला और दूसरा इसमें सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि तीसरा जो इसमें सही नहीं है। आप देख सकते हैं यदि कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री अथवा राज्य स्तर का मंत्री अगर पद त्याग करता है अथवा पद से हटाया जाता है तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वह त्यागपत्र दे दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, अर्थात मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका बी राइट आंसर होगा, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में रखे गए उस प्रस्ताव को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के खिलाफ सदन में अविश्वास की बात शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कभी भी दिया जा सकता है। अगला है हमारा, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों का उल्लेख होता है। कौन कौन सा? पहला है मंत्रिमंडलीय स्तर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। लेकिन कैबिनेट में सिर्फ मंत्रिमंडलीय जो सदस्य होते हैं कैबिनेट स्तर के वही काउंट होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें काउंट नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य थे। चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। चंद्रशेखर भारत के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय दल का नेतृत्व किया था और 1977 में उन्होंने लोकसभा का निर्वाचन 8 बार उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से जीता था। वे 1984 में एक ही बार चुनाव हारे थे।
और इससे पहले प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह थे। मनमोहन राज्यसभा के सदस्य थे और वर्तमान की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपने पूरे कार्यकाल में संसद का सामना ही नहीं किया, वो थे चौधरी चरण सिंह। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे, किंतु उन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया तथा लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था, इसीलिए संसद का सामना नहीं कर पाए। अगला है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? HD देवगौड़ा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों गुलजारी लाल नंदा 2 बार के अतिरिक्त पदानुक्रम में भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा हैं, जो व्यक्ति के रूप में 12वें व्यक्ति इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री का क्रम फर्स्ट से लास्ट तक। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, फिर कार्यकारी गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद फिर कार्यकारी जो है गुलजारी लाल नंदा होते हैं, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, और उसके बाद जो आते हैं चौधरी चरण सिंह आते हैं, फिर इंदिरा गांधी, ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं 1989 से 90 के बीच, उसके बाद चंद्रशेखर आते हैं 1 साल के लिए, चंद्रशेखर के बाद VP नरसिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं 91 से 96, उसके बाद आपका अटल बिहारी वाजपेयी, और वाजपेयी के बाद HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल, जिनने गुजराल सिद्धांत भी दिया था, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर दोबारा आते हैं, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भी आते हैं, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अंत में वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो वो थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पहले कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की बात करें या कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसलिए तीनों मुख्यमंत्री थे। इसमें चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट के नहीं थे। अगला है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है संविधान के प्रावधानों से हटकर है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री का पद संविधान के प्रावधानों से हटकर है। इस पद का सृजन केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एवं पद तुष्टीकरण के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम इस पद पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद जनता दल सरकार में देवीलाल बनाए गए थे तथा NDA में अटल मंत्रीगण में लाल कृष्ण आडवाणी को भी इस पद पर नियुक्त किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य कौन थे? बी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी राज्यसभा या लोकसभा। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब वह राज्यसभा के सदस्य थी, और VP नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तब वह संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। VP नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तब वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब वे लोकसभा के सदस्य थे। अगला है, निम्न प्रधानमंत्रियों को उनके लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुंह देखना पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी में है पहला और दूसरा, यानी HD देवगौड़ा और VP सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह। पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं HD देवगौड़ा और VP सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुंह देखना पड़ा था। श्री मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और चौधरी चरण सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया,
और वीपी नरसिंह राव और एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन कौन? वीपी नरसिंह राव और एच डी देवगौड़ा। और एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। अगला है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है, ये हुआ था राजीव गांधी के शासनकाल में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दल बदल विरोधी कानून 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पास हुआ था। संविधान के 52वें संशोधन 1985 में इसे पारित किया गया तथा संविधान में 10वीं अनुसूची शेड्यूल 10 में इसे जोड़ा गया है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का प्रधानमंत्री के, ठीक है, 78 में किसके दायित्व हैं? प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख किया गया है, इसलिए डी का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन है 2015 में कि भारतीय प्रधानमंत्री के आर्टिकल 78 में कहा गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन और विधायन से संबंधित समस्त जानकारियां क्या करेगा? राष्ट्रपति को देगा। साथ ही राष्ट्रपति उपयुक्त संबंध में जिन जानकारियों को मांगे उन्हें प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। अगला है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। बिल्कुल रॉन्ग है भाई, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक होता है, ना कि नाम मात्र का। और वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। वह अपने मंत्रिपरिषद या मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त कर सकता है। और डी है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है, नाममात्र के जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय में विभाग नहीं है? ठीक है, जो नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तकनीकी शिक्षा विभाग जो है मंत्रालय का भाग नहीं है। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा विभाग नहीं है तथा अन्य तीनों आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग शामिल हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचयी निधि पर भारित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत की संचयी निधि पर भारित व्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत की जो संचयी निधि से प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नहीं दिए जाते, क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त होता है, ना कि प्रधानमंत्री के पद के अकॉर्डिंग वेतन मिलता है, उसको संसद सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त होता है। इसलिए आर्टिकल 266 में संचयी निधि का उल्लेख है, 266 में संचयी निधि का उल्लेख है। सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर ब्याज प्राप्त संचित निधि में जमा होती है। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला या जमा भारित नहीं किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संचयी निधि से वेतन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री को इससे वेतन नहीं दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा, चौथा और पांचवा। गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार,
इंदिरा गांधी ने 2 बार और अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार। आप देख सकते हैं उपरोक्त विकल्प में गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार से अधिक समयांतराल के बाद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक बिना समयांतराल के प्रधानमंत्री रहे। समयांतराल का मतलब बीच में गैप रहा और जवाहरलाल नेहरू बिना गैप के प्रधानमंत्री लगातार 1947 से 1964 तक बने रहे तथा लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, इंदिरा गांधी 1966 से 77 तथा 1980 से 84 और गुलजारीलाल नंदा 1964 से कार्यवाहक रहे थे और 1966 में भी कार्यवाहक रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1996 में 13 दिन तथा 1998 से 2004 तक रहे थे और एक बार मात्र 13 दिन का शासनकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है बी, आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75 राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 74 का संबंध मंत्रिपरिषद से होता है, आर्टिकल 75 का संबंध प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित रहता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, अर्थात जिसे चाहेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे इसे मंत्री पद दिया जाए और प्रधानमंत्री जिसे सलाह करेंगे वही राष्ट्रपति उन्हीं को अपॉइंटमेंट करते हैं। और आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा और आर्टिकल 78 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला है किस वर्ष में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया था 1977 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के तहत वर्ष 1947 में प्रधानमंत्री सचिवालय की शुरुआत हुई थी और वर्ष 1977 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हमारा संसदीय समितियां और विभिन्न प्रस्तावों से संबंधित पार्लियामेंट्री कमेटी को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।